नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। रेहिल गिलिक की वन डार्क विंडो। ये द शेपर्ड किंग सीरीज की पहली किताब है। जी हाँ, और ये वाकई एक ऐसी दुनिया है जो आपको खींच लेती है, धुंध में लिपटी हुई, रहस्यमयी। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सार है, तो हम इसके मुख्य पहलुओं पर गहराई से बात कर सकते हैं। ब्लंडर राज्य, वहाँ का जादू और हमारी नायिका एल्स्पेथ स्पिंडल। हाँ, तो शुरू करते हैं ब्लंडर से। ये एक ऐसा राज्य है जो स्थायी रूप से एक अजीब सी धुंध में डूबा रहता है। मतलब माहौल ही वहीं से सेट हो जाता है। धुंध, ये तो काफी गॉथिक साउंड करता है। ही, और यहाँ का जादू भी उतना ही अनोखा है। ये प्रोविडेंस कार्ड्स के रूप में आता है। सोचिए जैसे टैरो कार्ड्स हों, लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक। अच्छा, शक्तिशाली कैसे? कहते हैं इन्हें एक पौराणिक राजा शेपर्ड किंग ने बनाया था। हर कार्ड में अपनी एक अलग शक्ति है, लेकिन यही एक पेंच है। पेंच मतलब कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल। इन कार्ड्स का इस्तेमाल करने वालों को एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक धीमा फैलता हुआ श्राप जिसे नाइटमेयर कहते हैं। ये धीरे धीरे आपकी सेहत, आपके दिमाग पर असर करता है। बाप रे, तो जादू यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता। और हमारी हीरोइन एल्स्पेथ स्पिंडल, उसका इससे क्या कनेक्शन है? सुना है वो एक राज छुपा रही है। हाँ, एल्स्पेथ का राज बहुत गहरा है। बचपन में उसे एक बीमारी हुई थी जिसके इलाज के लिए एक प्रोविडेंस कार्ड का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके नतीजे में उसके अंदर द नाइटमेयर नाम की एक सत्ता बस गई। एक सत्ता? मतलब कोई दूसरी पर्सनालिटी या सिर्फ एक आवाज? ये सिर्फ एक आवाज से कहीं ज्यादा है। ये एक प्राचीन, बहुत ही बुद्धिमान और व्यंग्यात्मक सत्ता है जो एल्स्पेथ के दिमाग में रहता है। आप उसे एक तरह का परजीवी कह सकते हैं शायद। ओहो, तो ये तो डरावना भी है और दिलचस्प भी। ये नाइटमेयर करता क्या है? वो एल्स्पेथ को अविश्वसनीय शक्ति और ज्ञान देता है। ऐसा ज्ञान जो शायद किसी और के पास ना हो। लेकिन वो मुफ्त में कुछ नहीं करता। उसके अपने इरादे हैं, अपना एजेंडा है जो कहानी में धीरे धीरे खुलता है। तो एल्स्पेथ के लिए ये एक अंदरूनी लड़ाई है। शक्ति चाहिए, लेकिन उसकी कीमत पर। सही कहा। ये नाइटमेयर एल्स्पेथ के चरित्र का, उसकी पहचान का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वो इससे नफरत भी करती है और कहीं ना कहीं इस पर निर्भर भी है। ये उसके आत्मस्वीकारती के सफर का भी प्रतीक है। और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? कहानी में मोड़ कब आता है? मोड़ तब आता है जब एल्स्पेथ की मुलाकात रेवेन्यू से होती है। वो राजा के गार्ड का कैप्टन है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। अच्छा, क्या मतलब? रेवेन असल में एक गुप्त विद्रोही गुट का सदस्य है। ये लोग ब्लंडर पर राज कर रहे अत्याचारी राजा और उसके क्रूर शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अरे वाह, तो एक कैप्टन जो अंदर से बागी है। क्लासिक। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है खोए हुए सभी 12 प्रोविडेंस कार्ड्स को ढूंढकर इकट्ठा करना। उन्हें लगता है कि इन कार्ड्स की शक्ति से ही वो राजशाही को चुनौती दे सकते हैं। तो एल्स्पेथ और रेवन मिल जाते हैं। जाहिर है एल्स्पेथ की नाइटमेयर वाली शक्ति उनके काम आ सकती है। हाँ, यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। एल्स्पेथ के पास वो ज्ञान है जो कार्ड्स ढूंढने में मदद कर सकता है, और रेवन के पास वो साधन और लोग हैं। लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं है, उसमें एक धीमी आंच पर पकने वाला रोमांस भी है। ओह, तो डार्क फैंटेसी के साथ रोमांस का तड़का भी है। लेकिन ये कार्ड्स वाली बात सत्ता और भ्रष्टाचार का थीम भी लाती होगी। बिल्कुल, ये कार्ड्स ही सत्ता के प्रतीक हैं। उनमें बचाने की भी ताकत है और तबाह करने की भी। और जैसा अक्सर होता है, ऐसी बेहिसाब ताकत भ्रष्ट भी करती है। कहानी दिखाती है कि कैसे ये कार्ड्स और सत्ता की चाहत लोगों को बदल सकती है। और राज्य का दमनकारी शासन, वो भी कहानी का एक अहम हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल, ब्लंडर का जो शासन है वो काफी क्रूर है। वो जादू को सख्ती से नियंत्रित करता है, लोगों पर नजर रखता है। ये विद्रोह, अन्याय और प्रणालीगत समस्याओं जैसे विषयों को सामने लाता है। लोग डरे हुए हैं, अंधविश्वास बहुत है। आपने शुरू में गॉथिक माहौल का जिक्र किया था। वो धुंध, जंगल, लोक कथाएं, ये सब कहानी को कितना प्रभावित करते हैं? बहुत ज्यादा। राहिल गिलिक का लिखने का अंदाज बहुत ही वायुमंडलीय है, काव्यात्मक है। वो ब्लंडर की उस उदासी, उस रहस्य और डर को शब्दों में उतार देती हैं। वो घना जंगल, वो कभी न छटने वाली धुंध, पुरानी हवेलियां, लोगों के बीच फैले अंधविश्वास और लोक कथाएं, ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रभावी गॉथिक माहौल बनाते हैं। और एल्स्पेथ के नजरिए से कहानी कहना,
फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, है ना? जी हाँ, इससे हम पाठक के तौर पर एल्स्पेथ के डर, उसकी उलझने और नाइटमेयर के साथ उसकी अंदरूनी बातचीत को सीधे महसूस कर पाते हैं। ये बहुत असरदार है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। रेवन और एल्स्पेथ के अलावा और भी किरदार होंगे जो कहानी को जटिल बनाते होंगे। हाँ बिल्कुल, रेवन का एक वफादार साथी है एल्म, और शाही परिवार से जुड़ा इयॉन जैसे किरदार भी हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वफादारियां बदलती हैं, भरोसे टूटते हैं। रहस्य और विश्वासघात कहानी के अहम हिस्से हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। ये तो सुनने में काफी इंटेंस लगता है, तभी शायद इसे पाठकों और आलोचकों से इतनी तारीफ मिली है। हाँ, खासकर इसके अनोखे मैजिक सिस्टम, एल्स्पेथ और नाइटमेयर के बीच का डायनामिक, रेवन के साथ उसका रिश्ता और उस गॉथिक माहौल के लिए। ये ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी डार्क फैंटेसी जॉनर में। और मैंने सुना ये बुक टॉक और बुकस्टाग्राम जैसी जगहों पर भी काफी हिट हुई। जी हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन बुक कम्युनिटी ने इसे हाथों हाथ लिया। इसकी वो डार्क एस्थेटिक, वो भावनात्मक गहराई लोगों को, खासकर युवा पाठकों को बहुत पसंद आई। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वन डार्क विंडो एक ताज़ा भावनात्मक रूप से गूंजने वाली डार्क फैंटेसी है। एक मजबूत महिला नायक, एक मौलिक जादू प्रणाली और एक कल्पनाशील गॉथिक दुनिया इसकी खासियतें हैं। बिल्कुल सही। और मैं ये भी कहूंगी कि ये किताब सिर्फ अपने प्लॉट या माहौल के लिए खास नहीं है। जिस सहानुभूति से ये अंदरूनी अंधेरे, यानी हमारे मन के डर और संघर्षों को और नैतिक दुविधाओं को दिखाती है, वो काबिले तारीफ है। मतलब ये हीरो और विलेन की सीधी सादी परिभाषाओं से आगे जाती है। हाँ, ये उन धारणाओं को चुनौती देती है। एल्स्पेथ कोई पारंपरिक हीरोइन नहीं है, उसके अंदर एक राक्षस है, लेकिन क्या वो सच में बुरी है या नाइटमेयर बुरा है? ये सवाल कहानी उठाती है। ये दिखाती है कि अच्छे लोगों में भी अंधेरा हो सकता है और जिन्हें बुरा समझा जाता है उनमें भी अच्छाई हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियां करती हैं, ये हमें अंत में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, वही सवाल जो एल्स्पेथ के सफर के केंद्र में है। क्या किसी के वजूद के उन हिस्सों को गले लगाना जिन्हें दुनिया या हम खुद एक श्राप, एक कमजोरी या अंधेरा मानते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकता है? वाह, ये एक ऐसा विचार है जो किताब पढ़ने के बाद भी पाठक के साथ रहता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फैंटेसी कहानी नहीं, बल्कि इंसानी मन और समाज की जटिलताओं पर एक टिप्पणी भी है।